Assalamu alaikum everyone. Sorry for all the delays because of some technical issues we were having over here. So now we are here together to share what is good stress and what is bad stress. So today we are going to talk about it. Most of you, I have received a lot of requests and a lot of questions. Right now we are on the multiple platforms, so you might have some technical issues if we will be facing, so we will be waiting for the other resource to recover as well. So as we are going to talk about good stress and the bad stress. Good stress, as you might have experienced in a lot of your lives, in most of your lives, and you know that how we used to experience that in most of our daily routines. और जब भी हम गुड स्ट्रेस की बात करते हैं या जब भी हम एज अ ले पर्सन जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम जिस चीज़ को स्ट्रेस कह रहे हैं क्या वो वाकई में स्ट्रेस है भी या नहीं है। इस वक्त थोड़ी सी हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि जैसे जैसे व्यूअर्स हमें ज्वाइन करते जाएं तो हम तब इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिलेज जो है वो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया एज पर स्केड्यूल्ड। हमें थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ा। अब हम यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, जब भी हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम जिस चीज़ को स्ट्रेस कह रहे हैं क्या वो वाकई में स्ट्रेस है भी या नहीं है। जैसा कि हम कई दफ़ा उसको मिस लेबल कर देते हैं। इसी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ नाम को जान लेना शायद इस बात का हमें पूरी तरह से नहीं यकीन दिलाता कि हम क्या वाकई में उसका हल भी निकाल सकते हैं। किसी मसले का सिर्फ नाम जान लेने से हम उसका हल नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि स्ट्रेस हम कहते किस चीज़ को हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मिसयूज़ भी करते हैं, कई दफ़ा ओवरलैपिंग वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेस को हम अगर डिफ़ाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कोई भी चेंज जो भी इंसान अपनी बॉडी में फिज़िकली महसूस करता है, इमोशनली महसूस करता है, अपने इमोशनल लेवल पे महसूस करता है, या कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, इमोशनल और फिज़िकल प्रेशर जो कि वो महसूस करता है किसी भी होने वाली तब्दीली के बायस, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो है वो किसी भी तरह से आपकी बॉडी पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है जब भी आप किसी भी तासुरात से, किसी भी इमोशंस से, किसी भी पर्टिकुलर फीलिंग्स में से आप गुजर रहे होते हैं। तो इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती है। स्ट्रेस की मल्टीपल डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं जो कि हर इंसान अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर रहा होता है, हर इंसान उसको अपनी तरह का मतलब दे रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस है। जैसे कि अब हम अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट इकसाम आ जाती हैं स्ट्रेस की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जब हम बात करें तो देयर आर मोस्टली वी यूज टू टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, जिसमें कि वो आसान हो जाता है इनको डिफ्रेंशिएट करना आपस में कि कौन से स्ट्रेस जो है वो हम उसको गुड स्ट्रेस कह सकते हैं और कौन सा स्ट्रेस है जिसको कि हम बैड स्ट्रेस कह सकते हैं। जैसे कि आप अपनी लाइफ में देखते होंगे, अपने लाइफ के रोज़मर्रा वाक़यात में, एहसासात में, चीज़ें जो भी आप लोगों की लाइफ में गुजरती हैं, अपनी सिचुएशंस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक अब्रप्ट स्ट्रेस कई दफ़ा हम फील करते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफिक है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। कहीं आप निकल रहे हैं और ऊपर से एक और आपके ऊपर कमिटमेंट आ जाती है तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। ये वो स्ट्रेसेस हैं जो कि अचानक होते हैं, एब्रप्टली होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। और इसके साथ ही अगर इसके बरक्स इफ़ वी फिगर आउट तो इसके अलावा और वो स्ट्रेसेस होते हैं जो कि कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म है, एब्रप्ट हैं, जो कि अचानक से हो जाते हैं, और हम उनको कह सकते हैं एक्यूट स्ट्रेसेस। और वो स्ट्रेसेस जो कि बहुत ही अचानक से किसी वजह से इंसान किसी भी वक्त में महसूस करता है, उनको हम एक्यूट स्ट्रेस कह देते हैं। उसमें एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेसेस भी होते हैं और एक्यूट नेगेटिव स्ट्रेसेस भी होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव स्ट्रेस, एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेस और एक्यूट नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा हम क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि वो उसके आदी हो चुके होते हैं और उनकी बॉडी
और उनकी मेंटल हेल्थ, दोनों चीज़ें जो है वो इन लाइन जो है वो अफेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं होता, क्योंकि वो हमारी उसी तरह आदत बन चुकी होती है। जैसे सुबह उठ के तैयार होकर साफ सुथरे होकर कहीं निकलना जैसे हमारी आदत बन चुका होता है, उसी तरह से कई लोगों की ये आदत बन चुकी होती है। उन्हें मालूम नहीं होता कि वो क्रॉनिक स्ट्रेस उनकी लाइफ का उसी तरह से हैबिट या रूटीन का पार्ट बन चुका है। और ये वाला स्ट्रेस का वो पहलू होता है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जब वो कोई भी इंसान उसको अपनी रूटीन का हिस्सा समझने लग जाता है तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश छोड़ देता है, और जब वो इस कोशिश को छोड़ देता है तो वही उसके लिए बीमारियों का सबब बनती है। उससे फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, इस तरह की बेशुमार बीमारियां हैं जो कि इंसान महसूस करता है जब वो एक लंबे अरसे के लिए एक स्ट्रेस की सिचुएशन में रहता है। अब हम वापस आते हैं जहाँ पे हमने बात शुरू की थी कि गुड स्ट्रेस होता है। गुड स्ट्रेस को हम एक अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें तो हम उसको एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेस कह सकते हैं, और अगर हम उसे यूस्ट्रेस भी कहते हैं। और जब हम बैड स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, और अगर टेक्निकल टर्म उसके लिए यूज की जाए तो उसको एक्यूट नेगेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे कि अभी आपसे डिस्कस हुआ कि एक्यूट स्ट्रेस में बहुत सारी वो चीज़ें भी आती हैं जो अच्छी भी हो सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस जो कि बैड स्ट्रेस में आ सकती हैं। जैसे कि जॉब इंटरव्यू है, अगर कोई भी इंसान अपने जॉब इंटरव्यू पर जाता है तो वो उस वक्त जो स्ट्रेस की कंडीशन महसूस कर रहा होता है उसको हम एक्यूट स्ट्रेस कह सकते हैं। अब हम उसको गुड स्ट्रेस की कैटेगरी में लाएंगे या बैड स्ट्रेस की कैटेगरी में लाएंगे, ये हर उस इंसान के लिए मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन होगी जो उसमें से गुजर रहा होगा। जैसे अभी हमने पहले कहा कि हर एक के लिए स्ट्रेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। जो एक इंसान के लिए स्ट्रेस है वो किसी दूसरे इंसान के लिए उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए आसान है, लेकिन कोई और मुझसे कोई और हमसे शेयर करता है तो वो कहता है कि नहीं, पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है कि जब सब लोग मुझे सुन रहे होते हैं तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैंने कैसे लोगों की बातों को हैंडल करना है, कैसे उनके जो है टेम्परामेंट्स को हैंडल करना है, और कैसे सिचुएशन को या बातचीत को उस तरफ लेकर जाना है कि जहाँ पे वो प्रोडक्टिव रहे, यूजफुल रहे और लोगों का इंटरेस्ट उसमें बरकरार रहे। तो इसी तरह से हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्ट्रेसफुल समझते हैं, कुछ लोगों के लिए लाइफ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, डिवोर्स, और कुछ लोगों के लिए इवन हैविंग अ मैरिटल रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल एज वेल। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हो जाती हैं। अब हम बात करें कि स्ट्रेस के बारे में आज हम क्यों बात करें, और जब हम अपनी वेबिनार सीरीज स्टार्ट करें तो उसमें पहला टॉपिक हमने स्ट्रेस को क्यों चुना, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो इंसान स्ट्रेस फील करता है अपनी सिचुएशन से, लोगों के साथ होने वाली वो चीजें, वो सिचुएशंस जिसमें कि हो सकता है कई दफा एक्शंस, बिहेवियर्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की लेवल पे हम इन्वॉल्व होते हैं, फीलिंग्स के लेवल पे हम दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और वो फीलिंग्स, इमोशंस और वो वर्ड्स, ये सारी चीजें मिलके उस सिचुएशन को क्रिएट करती हैं जिसमें कि खास तौर पे कुछ बिहेवियरली, कुछ एक्शन के बिना पे कुछ हो नहीं रहा होता, कुछ हमारे साथ कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे रोड एक्सीडेंट है, वो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहे हैं किसी के वर्ड्स की वजह से, किसी की फीलिंग्स की वजह से, किसी सिचुएशन के होने की वजह से, और उसका असर सीधा हमारी बॉडीली फंक्शंस के ऊपर जाता है। और वो बॉडीली फंक्शंस हमारे किस तरह अफेक्ट होते हैं कि हमारी बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है, वो एक्टिवेट होता है। लाइफ में सिचुएशंस जो भी आती हैं, चाहे वो एक्साइटिंग हो, चाहे वो डिप्रेसिंग हो, एंशियस सिचुएशंस हो, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो, किसी भी तरह की सिचुएशंस अगर हमारे लिए सरप्राइजिंग सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। और वो किस तरह से करती है कि शायद थोड़ी सी टेक्निकल टर्म हो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे अंदर स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनलिन के हार्मोन्स हैं, और बेशुमार ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से वो जब बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी ब्रेथनेस, वी यूज टू एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये वाली वो सारी चीजें हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं जब भी हम स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रेस की सिचुएशन से निकाल सकते हैं अपने आप को, अपने घर में रहते हुए खुद के साथ हम वो क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, और वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, और हम कैसे स्ट्रेस की उन वजूहात पे उनको मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी
अपनी लाइफ में से कि जो कि वो बनती हैं वजूहात और जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये सारा अफेक्ट होता है। अब हम जब ज़रा सा डिटेल में बात करते हैं एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेस की, तो इसमें हर वो स्ट्रेस आ जाएगा जिससे कि इमीडिएटली हम एक तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब एक्यूट पॉजिटिव में हम जिसे यूस्ट्रेस भी कहते हैं और गुड स्ट्रेस भी कहते हैं, इसमें आ सकता है एक्साइटमेंट ओवर सम अचीवमेंट, ओवर सम सक्सेस, ओवर विनिंग सम कंपटीशन, over having a childbirth. So these are all the acute positive stresses which person experience sometimes, और ये इंसान की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लाइफ चैलेंज आपको देती है। ये जो एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेस है ये ऐसा लाइफ का सर्वाइवल चैलेंज आपको देता है कि आपकी लाइफ इम्प्रूव करती है, आपको एक्साइटमेंट फील होती है, यू फील अलाइव बाय दीज एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेसेस। और अगर ये लोगों की जिंदगी में से ये एक्यूट पॉजिटिव स्ट्रेस निकल जाता है तो उनको अपनी लाइफ मोनोटनस लगने लग जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, वो बोर्डम का शिकार हो सकते हैं। तो इसका कहीं सी हद तक हमारी लाइफ में पॉजिटिव असर होता है, लेकिन हम वही बात करेंगे कि जब स्ट्रेस कभी भी अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, चाहे वो गुड स्ट्रेस हो चाहे वो बैड स्ट्रेस हो, अगर एक इंसान अपनी उस स्ट्रेस की, गुड स्ट्रेस की या बैड स्ट्रेस की, दोनों की सिचुएशंस में से अगर वो अपनी लाइफ में नहीं निकल पाता तो वो यकीनी तौर पे उस पर परसिस्टेंटली रह रहा है। और जब बॉडी परसिस्टेंटली एक स्टेट ऑफ अराउजल में रहती है तो फिर बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और वो उसमें से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि उसने किस तरह से उसमें से डील करना है उस सिचुएशन में से और कैसे निकलना है। अब हम अगले स्ट्रेस की कैटेगरी की तरफ आते हैं जिसको हम डिस्ट्रेस भी कहते हैं, बैड स्ट्रेस भी कहते हैं और एक्यूट नेगेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। जब हम एक्यूट नेगेटिव स्ट्रेस की बात करें तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये डिस्ट्रेसिंग भी है, ये भी एब्रप्ट है, जो कि अचानक से हो सकता है, जैसा कि किसी भी रोड एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी फैमिली मेंबर के रोड एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से हो सकता है, कोई भी सडन डेथ की हमें खबर मिलती है, कोई भी वल्नरेबिलिटी टू इलनेसेस जो है वो हमारी बढ़ जाती हैं इस स्ट्रेस में रहने की वजह से, रिजेक्शन फ्रॉम अ जॉब इंटरव्यू, सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस, सम सॉर्ट ऑफ वी कैन से फेलियर इन द लाइफ, ये सब चीजें जो है वो कॉज कर सकती हैं डिस्ट्रेस को। और जब हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और फिजिकल डिफिकल्टीज की बात करते हैं जिसमें हेडेक आ जाता है और कुछ लोग शिकायत करते हैं पट्टे खिंच जाने की शिकायत करते हैं, मसल टाइटनेस की शिकायत करते हैं, तो ये सारी वजूहात जो हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की शिकायत करते हैं, हेडेक्स की शिकायत करते हैं, तो ये सारी शिकायत जो हैं वो स्ट्रेस जो है उसका डायरेक्ट लिंक हो सकता है इनमें से किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम के इशू के साथ, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि उसको ज़रा डिटेल में देखा जाए कि क्या ये वाकई ये जो मसला जो भी हम महसूस कर रहे हैं क्या वो हमारे फिजिकल बॉडी की किसी एलिमेंट की वजह से है या वो मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल अफेक्ट हमें किसी भी सिचुएशन का हैम्पर कर रहा है किसी भी सिचुएशन में। इसके बाद जब हम पॉजिटिव स्ट्रेस में क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो अब हम बात करें कि लॉन्ग टर्म भी है लेकिन पॉजिटिव भी है। अब हम अगर आप अपनी लाइफ में रिलेट कर सकें तो शायद आप देखेंगे कि कुछ स्ट्रेसेस हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हमें लॉन्ग टर्म सिचुएशंस में महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्रॉनिक भी होते हैं और वो गुड स्ट्रेसेस भी होते हैं। उसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि उस स्ट्रेस में कोई भी थ्रेट शामिल नहीं होता, फियर का एलिमेंट शामिल नहीं होता, तो इनको हम कह सकते हैं कि वो क्रॉनिक पॉजिटिव स्ट्रेसेस हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ होना इज गोइंग टू बी अ क्रॉनिक बट पॉजिटिव स्ट्रेस जो कि लॉन्ग टर्म होगा। जैसे कि समवन इज गोइंग टू बी अ लीडर ऑफ सम ग्रुप और सम सोसाइटी और सम दे हैव टू स्टार्ट सम इवेंट और समथिंग लाइक दैट, तो ये क्या होगा कि ये क्रॉनिक होगा फॉर अ स्पेसिफिक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके जो है वो आप यू आर गोइंग टू फील रिलीव दैट यू आर गोइंग टू हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, दैट यू आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स डूइंग समथिंग। तो इसमें हम एक्सरसाइज की भी बात कर सकते हैं, जैसे लोग योगा या एक्सरसाइज डेली करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म है बट दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस फॉर योर बॉडी, क्योंकि वो उसकी रिजिलियंस को बढ़ा रहा है। वो आप जो एक्सरसाइज करते हैं या हेल्दी कंपटीशन में जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, वो आपकी रिजिलियंस को, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को और आपकी बॉडी के स्ट्रेस रिजिलियंस को, दोनों चीज़ों को बढ़ाता है कि आप ज़्यादा देर तक आपका माइंड जो है प्रिपेयर हो जाता है, उसको आदत हो जाती है कि किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है टू डील विद सच सिचुएशंस।
लेकिन अगेन हम बात करेंगे कि अगर क्रॉनिक पॉजिटिव स्ट्रेस भी लाइफ में लंबे अरसे तक और बार बार आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी बॉडी उस स्टेट में से, स्ट्रेस की स्टेट में से बाहर जब नहीं आ सकेगी तो आपका ब्रेन जो है वो रीवायर हो जाता है इन सम सिचुएशंस, जबकि आप उसे परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस करते हैं। और ये रीवायरिंग की वजह से जो है लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की डिफरेंट चैलेंजेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। इसके बाद जब हम क्रॉनिक नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हम इसको कह सकते हैं कि होता है, जो कि प्रेजेंट करता है अपने आप को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि क्रॉनिक नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो टोटली आपको हैम्पर कर सकता है। इसमें बहुत सारी वो डिजीजेज आती हैं जो कि लोग इसके साथ रिलेट भी नहीं कई दफा करते कि वो स्ट्रेस इश्यूज की वजह से ही हो रही होंगी, जैसा कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है तो उसमें आपकी कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ट्यूमर्स, कैंसर्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी वो बीमारियां हैं जो कि आपको परसिस्टेंटली एक लॉन्ग क्रॉनिक स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस को फील करने की वजह से हो सकती हैं। अब अगर हम थोड़ा सा फिगर्स और रिसर्चेस और प्रेजेंट डेटा की तरफ आएँ और उसके बारे में बात करें कि आजकल दुनिया में और खासतौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्ट्रेस और वो कौन सी एज के लोग हैं जो कि इसको सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। तो अगर हम बात करें आज उन टीनेजर्स की, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल से पास आउट हो रहे होते हैं, कॉलेज में जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में अभी ग्रेजुएट डिग्रीज में होते हैं, तो ये वो एज है जो कि एडोलेसेंट पीरियड है। और जब हम कहते हैं कि एडोलेसेंस की जब हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस का टाइम होता है जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर हम सर्वे की बेस पे देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फिगर्स हमें मिलती हैं तो वो यही एज है जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करती है दैट दे आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, एंड द हाईएस्ट एवरेज लाइज इन दिस एज रेंज जो कि एडोलेसेंस की होती है। ये कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे होते हैं वो इसका शिकार होते हैं, क्योंकि उस एज में वो बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे बर्डन्स, फैमिली का बर्डन, फ्रेंड्स का बर्डन, पीयर प्रेशर, टीचर्स का, एकेडमिक्स का, फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स जो उनकी डोमेन्स होती हैं लाइफ की, उस हर तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस उनसे की जा रही होती हैं। और उन सब डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस के अलावा उनकी अपनी कुछ जर्नीज होती हैं जो कि दे आर गोइंग थ्रू, कि they are figuring out that what we want to be, what we want to do, what's our profession, what's our identity। तो ये वो सारे स्ट्रेसेस होते हैं जिसमें से वो गुजर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में जाते जाते 60 प्लस में हम जब बात करते हैं तो उन लोगों के नज़दीक ये स्ट्रेस की शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें हेल्थ इश्यूज के बारे में ज़्यादा जो है दे यूज टू बी मोर स्ट्रेसफुल, दे यूज टू बी मोर कॉन्शियस। 60 प्लस एज में उनके लिए अपने हेल्थ कंसर्न्स, अपने मेडिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी ज़्यादा होने की एक वजह ये भी होती है कि वो अपने आप को बर्डनाइज देखते हैं कि वी डोंट वांट टू बर्डन अवर फैमिली विद अवर मेडिकल कंप्लेंट्स। तो उनके लिए ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जो कि वो रिपोर्ट करता है डेटा हमें, रिसर्चेस थ्रू डिफरेंट रिसर्चेस। फिर जब हम कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी, जैसे अभी हमने पहले बात की कि स्ट्रेसेस लोगों की लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे कि रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इवन विद इन अ फैमिली, आउट ऑफ द फैमिली, जो भी रिलेशनशिप, अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके आपस में जो अपने रिलेशनशिप्स उस वक्त वो डेवलप कर रहे होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, इंटीमेट और रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, उस टाइम पे वो थोड़ा उनके लिए डिमांडिंग हो जाती है सिचुएशन जो कि स्ट्रेस कॉज कर रही होती है। इसके अलावा जो है एकेडमिक्स एक स्ट्रेस कॉज करती हैं, दे यूज टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर। और उसके बाद अगर सपोर्टिव ना हो एनवायरनमेंट, चाहे वो टीचिंग की तरफ से हो, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, अगर वो एनवायरनमेंट सपोर्टिंग ना हो तो वो एक अनहेल्दी स्ट्रेस में जो है वो बच्चा जा सकता है।
और वो उसका शिकार हो सकता है। इसके अलावा जब हम थोड़ा और यंग एडल्ट्स में बात करते हैं तो उनमें वर्क रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोगों को जॉब सीख करने का इशू चल रहा होता है, कुछ लोगों को आफ्टर एम्प्लॉयमेंट जो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस में से गुजरना पड़ रहा होता है, अनकंफर्टेबल वर्क रिलेटेड सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें से गुजरते हैं। फिर कुछ को फैमिली इश्यूज में से गुजरना पड़ रहा होता है। फिर अगर हम मैरिड लाइफ की तरफ आते हैं तो मैरिड जब हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर में समझी जाती है 20 to 30 के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज टू गेट मैरिड इन दिस ब्रैकेट, जो कि अब पहले की निस्बत अब आगे आ चुकी है। पहले बिलो 20 जो है पीपल यूज टू गेट मैरिड और दे यूज टू फेस दोज चैलेंजेस अर्लियर। लेकिन अब वो स्ट्रेसेस जो हैं वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक्स, कैरियर फोकस्ड हो गए हैं लोग, तो दे यूज टू एक्सपीरियंस दोज चैलेंजेस इन देयर यंग अडल्टहुड। फिर उसके बाद हम और बात करते हैं कि ये तो प्रेशर्स की हमने बात कर ली कि होने वाले लाइफ की जो भी डिमांड्स हैं और प्रेशर्स जो स्ट्रेसेस कॉज करते हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद बिग चेंजेस जो लाइफ में आ जाती हैं, जैसे कि कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट है, यू आर शिफ्टिंग टू सम न्यू कंट्री, टू सम न्यू नेबरहुड, कोई नई एडजस्टमेंट इश्यूज लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें स्ट्रेस दे यूज टू एक्सपीरियंस। If you are worried about something or you are unable to share with anyone, तो उसके stresses एक अलग big challenges face करते हैं, that your environment is not aligned you to share whatever you are experiencing right now। उसमें कुछ भी changes आ सकती हैं कि आपको studies के बारे में you have a different opinion and your family is asking you, and this is again a pressure for you as well as you are worrying about something which you are unable to share and which you are unable to resolve on your own। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो कई दफ़ा हम उन सिचुएशंस के बारे में स्ट्रेस ले रहे होते हैं जिसके ऊपर हमारा कहीं पे भी कोई भी इख्तियार नहीं होता। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अब आज मैं चाहती हूँ कि शाम के टाइम पे बारिश ना हो बिकॉज देयर इज एन इवेंट विच आई वांट टू ऑर्गेनाइज, और इफ देयर इज गोइंग टू बी अ रेन देन आई एम गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड। अब ये वो स्ट्रेस है जो कि मैंने अपने ऊपर खुद से तारी की है, एंड आई मस्ट हैव नॉट टेकन द नेचर इन टू माई हैंड्स, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता कि वी आर गोइंग टू कंट्रोल द वेदर अकॉर्डिंग टू अवर ओन टर्म्स। और अगर हम ऐसा कोई विश रखते भी हैं उन चीज़ों के बारे में कि जो कि सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की विश रखते भी हैं तो हम अपने आप को उस मिजरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, कि उस साइकिल ऑफ स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि एक साइकिल ऑफ थॉट्स जो है वो चल पड़ेगा ऐसे ख्यालात के आने की वजह से कि फिर हम अपने आप को, हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को ब्लेम करेंगे, कुछ लोग गिल्ट में रहेंगे, कुछ लोग अपना फेलियर एक्सपीरियंस करेंगे कि हमसे ये भी नहीं हो सका। हालांकि अगर हम इसको देखें तो कई दफ़ा आउटकम ऑफ द सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम सिचुएशन को हमें किस तरह एग्जीक्यूट करना है, वी कैन ऑलवेज हैव अ प्लान बी फॉर द सिचुएशंस, जो कि हमारी हेल्प कर सकता है उन सिचुएशंस में जिसमें कि हमारा अमल दखल नहीं होता है या हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा कई दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। कई दफ़ा अगर एक ही इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो फिर वो जस्टिफाई होगा दैट दे विल बी एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। और अगर वो बहुत देर तक इस सिचुएशन में रहेंगे अंडर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो ओवरवेल्म्ड रहेंगे। एंड इफ द पर्सन इज गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, देयर बॉडी इज गोइंग टू बी स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ये परसिस्टेंट स्ट्रेस जो है उनकी बॉडी उसको उसमें रिजिलियंस जो है वो डेवलप एक टाइम तक करेगी और उसके बाद वो एग्जॉस्ट होने लग जाएगी। इसके बाद अब हम जब बात करते हैं इन द एंड, हम इसको कंक्लूड करने से पहले कि अब हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, ये वो सारे स्ट्रेसेस जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, अगर हमने इन सारे स्ट्रेसेस को अब मैनेज करना है तो वो कौन से तरीक़ाकार हो सकते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करें तो हम इन मसाइल से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, अपने स्ट्रेस के लेवल को लाइफ में मिनिमाइज कर सकते हैं। हमने जैसे पहले भी बात की कि एडोलेसेंस का जो पीरियड ऑफ देयर लाइफ, वो दे आर यूजुअली मोर स्ट्रेस अंडर मोर डिमांड्स, दे आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड बाय द डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, ऑफ देयर फैमिली, एकेडमिक्स एंड फ्रॉम एवरी डोमेन।
तो वहाँ पे वो कोशिश तो करते हैं कि दे वांट, देयर गोल इज टू मिनिमाइज द स्ट्रेस, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं या जो वो मैनेजमेंट के लिए जो तरीकाकार इख्तियार करते हैं, समटाइम्स दे आर फॉल्टी इवन इफ दे विश, इवन इफ दे आर मोटिवेटेड टू मिनिमाइज स्ट्रेस। इसी तरह से सोशल सपोर्ट जो है वो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि सोशल सपोर्ट के बगैर जो है वो स्ट्रेस में से निकलना इज क्वाइट डिफिकल्ट। हमें एज अ ह्यूमन जो है कई दफ़ा रीएश्योरेंस चाहिए होती है अपनी लाइफ में। हम जो काम कर रहे होते हैं, हमें अगर उसमें रीएश्योरेंस मिलती जाए, हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती जाए, हम लोगों से पूछते जाएं और हमें उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन मिलती जाए, तो हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ गुड जॉब, वी आर डूइंग बेटर इन आवर लाइफ्स। तो इसमें जो सोशल सपोर्ट का किरदार हम कहेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोशल सपोर्ट ये नहीं है कि जो हमें सिर्फ अपने फ्रेंड्स से मिलेगी। सोशल सपोर्ट हम वी कैन फाइंड द सोशल सपोर्ट विद इन आवर ओन फैमिली, विद इन आवर ओन रिलेशनशिप्स। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सोशल सपोर्ट के लिए बाहर जाना पड़े। वी नीड टू क्रिएट, ये वी कैन डिलीवर दिस मैसेज कि हम अपने घर में भी वो सोशल सपोर्ट का एस्पेक्ट जो है अपने रिलेशनशिप्स में अगर देने लग जाएंगे, तो इट विल नॉट बी नेसेसरी कि लोग बाहर सोशल सपोर्ट को ढूंढेंगे। कि जब उनको इतना एनेबलिंग एनवायरनमेंट अपने घरों में पेरेंट्स से मिलेगा, अपने आसपास रहने वाले लोगों से मिलेगा, इन योर नेबरहुड और समवेयर अराउंड यू, तो फिर लोगों में वो जो लेवल्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं, और लेवल ऑफ स्ट्रेस हमें सोशल सपोर्ट कब नहीं मिलती, जब वी थिंक दैट पीपल आर गोइंग टू जज अस। इसी वजह से वी यूज टू गो टू साइकोलॉजिस्ट, वी यूज टू गो टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमें पता होता है कि दे आर नॉट गोइंग टू जज अस, दे आर जस्ट गोइंग टू लिसन टू अस एंड दे आर गोइंग टू गिव अस बेटर एडवाइजेस, दे आर गोइंग टू डिवाइस प्लान जो कि हमारे लिए हेल्दी होगा और जिसमें कि हम हमारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, हमारी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं होंगी। तो ये कॉन्फिडेंस जो हमें साइकोलॉजिकल हेल्प लेने में मिलता है, वही अगर हमें अपने रिलेशंस में मिलने लग जाएगा, तो वी विल नॉट बी नीडिंग प्रोफेशनल हेल्प एनी मोर। इसके बाद सोशल सपोर्ट के बाद हम बात करें तो फोकस जब हम करते हैं अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसा कि अगर आपकी जॉब, यू थिंक योर जॉब इज चैलेंजिंग और जो टास्क आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसको हम वर्क रिलेटेड भी कर सकते हैं, होम रिलेटेड भी कर सकते हैं। जैसे कोई हाउसवाइफ है और एक एम्प्लॉई है, दोनों जो है एक तरह का बर्डन या चैलेंज फील करते हैं कि घर में होने वाला कोई भी वो काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए चैलेंजिंग है, जो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर का है, या वर्क रिलेटेड टास्क है जो कि उनकी कैपेबिलिटी से बाहर का है। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि दे कैन फोकस ऑन देयर रिसोर्सेज, कि उनके पास कैपेबिलिटी क्या है, कि क्या वो कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो स्किल्स हैं जो ऑलरेडी उनके पास हैं, जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं इस प्रेजेंट चैलेंज को डील करने के लिए, इस प्रेजेंट चैलेंज में से बाहर निकलने के लिए वो कौन से तरीक़ाकार है, वो कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसा कि हम कई दफ़ा अपने पॉजिटिव रिसोर्सेज के बारे में फोकस नहीं करते कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेस के ऊपर हमारा फोकस होता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, जैसा कि मैं इस काम में एक्सेल नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझ में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे पास वो स्किल नहीं है जो इसको करने में होता है। लेकिन हम उसमें जो बहुत सारे और मजीद स्किल्स होते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि किसी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, कि अगर एक बच्चा है वो जिसको अपने कॉलेज में, स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी है, और वो कहता है कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, मेरी टोन सही नहीं है और मुझसे ये दो चीज़ें हैंडल नहीं होती, तो वो अपने उन रिसोर्सेज के बारे में फोकस कर सकता है जो कि उसके पास ऑलरेडी हैं। और वो क्या है, जैसा कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही हैज़ द कंटेंट एंड ही हैज़ द नॉलेज। तो उसने अपने ये तीन मेन एस्पेक्ट्स, जो कि उसने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है या उसने अपना जो भी काम करना है अपना स्कूल कॉलेज का, तो उसमें मेन चीज़ उसके लिए नॉलेज है, उसका कंटेंट है, और अगर वो उसके पास है तो वो उसको मिनिमाइज कर रहा है, और वो सिर्फ उन दो चीज़ों को थ्रेट और फियर में ले रहा है, जो कि जिसको कि ओवरकम किया जा सकता है विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि अगर वो फोकस करे कि वो तो एक चैलेंज है और उसके लिए एक स्किल कैपेबिलिटी चाहिए, और प्रैक्टिस कैन हेल्प हिम टू गेट बेटर इन कम्युनिकेटिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद और जो हम मैनेज करने की बात करते हैं कि इसको कैसे स्ट्रेस को डील किया जाए, तो हम किसी भी सिचुएशन में से पोटेंशियल पॉजिटिव्स को
हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिवली हाईलाइट करना, अब हम कहेंगे कि जो भी सिचुएशन आप स्ट्रेसफुल डील कर रहे हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उस सिचुएशन में वो बेनिफिशियल सिचुएशन, उसमें बेनिफिट के पॉइंट्स क्या हैं, हमने उसको हाईलाइट करना है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा होता है, ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो उसको रिमाइंड कराना दैट वी हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स ऑफ द सिचुएशन। इसके बाद यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ्स एज वेल, having a positive mindset that I can overcome such a problem, such a stressful situations, तो that is going to help you as well। इसके बाद गाइडेड इमेजरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम हिप्नोसिस से लेते हैं, वो हम इमेजिनेशन से लेते हैं। जैसा कि आप सोचते हैं और आप हमें लगता है, अगर हम आमतौर पे बात करें और मैं जैसे अपने पेशेंट से भी, क्लाइंट से भी जब हम सेशन में बात करते हैं तो उसमें वो यही कहते हैं कि ये हमने पहले कभी किया नहीं है। लेकिन जब मैं उन्हें बताती हूँ कि गाइडेड इमेजरी है क्या, तो उनको अंदाजा होता है कि गाइडेड इमेजरी वो चीज़ होती है कई दफ़ा जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम ने किया होता है, लेकिन हमने उसको पूरी तरह से सोचा नहीं होता कि ये हम गाइडेड इमेजरी कर रहे हैं, ये हम कोई इमेजिनेशन की कोई ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। गाइडेड इमेजरी में आप क्या कंप्लीटली फोकस कर रहे होते हैं अपनी उस सिचुएशन के बारे में जो कि बहुत प्लेजेंट होती है कई दफ़ा। अब हम अगर बात करें तो हम जब नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में या पास्ट इवेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें उसकी हर एक डिटेल नज़र आ रही होती है। हम सोच रहे होते हैं उस बंदे ने, हम उधर बैठे हुए थे, उसने हमें ये कहा था, उसकी टोन ऐसी थी, वो ये कह रहा था, हमें ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके महसूस कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी उस वक्त उसी तरह से उस सिचुएशन को महसूस करती है जैसा कि उसने पहले किया था जब वो असल में रूनुमा हुई थी। तो ये हम अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें तो हम इसे गाइडेड इमेजरी की तरफ लेकर जा सकते हैं कि जब हम अपने आप को उसी नेगेटिव सिचुएशन में दोबारा ले जा सकते हैं तो हम अपनी बॉडी को उसी तरह से री एक्सपीरियंस करा सकते हैं वो पॉजिटिव फीलिंग्स, वो पॉजिटिव इमोशंस, वो स्ट्रेंथ जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में से निकलने के लिए। तो अगर हम अपनी बॉडी को इसके लिए तैयार करेंगे कि हम उसको पॉजिटिव सिचुएशन में से कैसे उस पॉजिटिव सिचुएशन की पिक्चर उसको इमेजिन कराएं कि उसमें वो स्ट्रेंथ आए जो कि हमें चाहिए इस वक्त इस प्रेजेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से निकलने के लिए, तो गाइडेड इमेजरी इसमें हेल्प कर सकती है। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें हम स्ट्रेसफुल हो रहे होते हैं लेकिन उसमें हमारे पास कई दफ़ा ये चांस होता है कि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और अगर हम उसका सोल्यूशन निकाल लें उस सिचुएशन का तो हमारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं रहेगी। अब उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि हम यूज करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमने किस मसले में से निकलना है, हम उसको एक लाइन में लिख लें, एक फिक्रे में या एक सेंटेंस में लिख लें कि वो क्या मसला है जिसमें से हम निकलना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसके लिए ऑप्शंस देखें कि इस मसले में से निकलने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। कि अगर जैसे कि अभी हम एक बच्चे की प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर वो कहता है कि वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं उसके पास ऑप्शंस है कि वो पहले पूरा कंटेंट तैयार करे, वो अपने फ्रेंड से बात करे, वो अपने टीचर से बात करे, वो डिफरेंट रिसोर्सेज, वो डिफरेंट ऑप्शंस जो उसके पास सोल्यूशंस हैं। फिर उसके बाद वो वन बाय वन हर उस ऑप्शन के ऊपर सोचे थोड़ा सा कि उसके लिए वो कितनी पॉसिबल है, क्या वो रियलिस्टिक है उसके लिए, क्या वो इसके लिए मुमकिन है, वो ऐसा कर सकता है, उसके पास कितना चांस है कि वो खुद कंटेंट तैयार कर सकता है, कितना चांस है उसका फ्रेंड उसकी हेल्प कर सकता है, उसके टीचर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसको हम 0 to 10 के स्केल में अगर रेट करें तो हमारे लिए आसान है कि हमें वो ऑप्शन सबसे क्लियर नजर आएगी जो कि ज़्यादा लाइकली है और जो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। उसके बाद हम उस ऑप्शन को लेकर ट्राई कर सकते हैं जो 10 के ज़्यादा करीब होगी कि हाँ वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, और वो हम जब उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कदरे कम हो जाएगा कि वाकई ये तो मसला उस तरह का था नहीं जैसा कि हमें जितना बड़ा वो महसूस हो रहा था, जितना थ्रेटनिंग और जितना फियरफुल हम उससे एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसके बाद लास्ट एक और टिप जो कि हम सेल्फ हेल्प में कर सकते हैं कि विदाउट एनी साइकोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट जो है ये वाले तरीका किया जा सकता है कि वर्स्ट कम सिनेरियो के वर्स्ट से वर्स्ट जो भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गुजर रहे हैं तो हम उसका सोच सकते हैं कि इसमें वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमें किसी भी सिचुएशन में इसी बात का हो रहा होता है कि इसमें वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है, वो हमारे लिए थ्रेटनिंग भी होता है और वो ही हमें ड्रा भी रहा होता है, हमारा फियर भी उसी से इंड्यूस हो रहा होता है। और अगर हम उस सिचुएशन में सोच लें कि इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि
people are going to make fun of me, people are going to talk about me, people are going to joke about me। तो वर्स से वर्स यही हो सकता है। और जब हमें वर्स कम सिनेरियो सामने आ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि ये वाला इतना लाइकली है या नहीं है, और क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हम अपने इस वर्स्ट कम सिनेरियो जो कि हमें स्ट्रेस दे रहा है उस सिचुएशन में हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ चेंज कर सकते हैं, हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पहले से अगर किसी थ्रेट के बारे में मालूम हो जाए तो हम उसको मिनिमाइज कर लेंगे। जैसे हमें पता चलता है कि जी अब बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो हम अपने घर को उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करने लग जाते हैं कि इस इलाके में बहुत फ्लड्स आते हैं। यानी हमें थ्रेट का और फियर का जब पहले से अंदाजा हो जाता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं, और वो प्रिपरेशन जो होती है उसको हम यही कह सकते हैं कि हमने वर्स्ट कम सिनेरियो को सोचा और हमने अपने घर को, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। तो ये वाले कुछ वो टिप्स हैं जो कि हम एज अ सेल्फ हेल्प जो है आप अपनी ज़िंदगी में जब भी आप एक्यूट स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेहतर नताइज जो हैं अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बैड स्ट्रेस को अपने गुड स्ट्रेस की तरफ ला सकते हैं। और अगर ऐसा कई सिचुएशंस में ना हो पाए तो प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है उन सारे मसाइल के लिए, ताकि वो मसाइल इतने पेचीदा ना हो जाएं कि वो हमारे कंडीशन, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएं और हम अपनी लाइफ में अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और अपने बहुत सारे ज़िंदगी के उन शोबों को हम अपने उस स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट कर दें कि जिसके बारे में हमें लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। और हम अगर इस बात को और इस अवेयरनेस को लोगों में इनकलकेट करें और लोगों के साथ शेयर करें तो यकीनन लोग भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ आप एक्सपीरियंस करते हैं। स्ट्रेस वो है जो कि दुनिया का हर एक इंसान महसूस करता है और हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में महसूस करता है। अगर आप मुझसे पूछें कि स्ट्रेस कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है और कब से एक्सपीरियंस हम करना शुरू करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन्फेंट ऑन द डे 1 व्हेन ही जस्ट बॉर्न, दैट इन्फेंट कैन एक्सपीरियंस स्ट्रेस एज वेल। तो क्या हम उस इन्फेंट को लेबलाइज कर देंगे कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है और उसको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, या ही इज गोइंग टू बी क्रेजी और मैड अबाउट समथिंग। तो हम अगर इस तरह के लेबल्स एक इतने छोटे इन्फेंट को दे सकेंगे तो फिर हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये कोई स्ट्रेस की कंडीशन कोई आउट ऑफ अननोन नहीं है। वी ऑल एक्सपीरियंस स्ट्रेस और हम सबकी कोपिंग डिफरेंट तरीके से होती है। और अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हम कब कब कैसे कैसे स्ट्रेस को महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि हम उससे अपनी फिजिकल हेल्थ को इतना अफेक्ट कर दें कि हम जो चीज़ चाहते हैं कि हम लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, और हम हो सकता है कि हमें लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ जाए। इसी नोट के साथ वी आर गोइंग टू से गुड बाय फॉर टुडे, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ गुड experience. If there are any comments you can comment over here, and I think that we are having some comments over here as well. We can go through some comments over here. बेस्ट प्रॉब्लम कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में अगर हम देखते हैं कि बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग स्ट्रेटजीज अभी जैसे कि हमने बात की है, जैसे कि अभी हमने शेयर की है, इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप लोग पता करना चाह रहे हों तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चंस हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम को कोप करने के लिए हमने बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यूज़ कर सकते हैं, गाइडेड इमेजरी यूज़ कर सकते हैं, वर्स्ट कम सिनेरियो को कर सकते हैं। सो आई होप इफ़ यू विल हैव एनी कमेंट्स तो आप लोग पेज पे भी हमारे जो है उस पर भी कमेंट छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू with a good note and wishing you a happy peaceful life. So we are going to sign off for today. Have a good day.